जांच जांच आप करोगे तो मीडिया में थोड़ा सा फुटेज मिलेगा। ईडी सीबीआई डीआरआई के डर से गए थे अजित पवार के साथ में। हो सकता है कि वो अब भाजपा की तरफ अपना रुख करें। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है, इसमें बहुत भारी फेरबदल होने की आशंका दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। राजीव सर, आज हम बड़ी दुखद खबर पर चर्चा के लिए मतलब जुड़े हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी कि अजीत पवार जो है एक दुखद हादसे में, एक प्लेन क्रैश में इस तरह से चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके ना रहते हुए अब क्या परिवर्तन आने वाला है, जरा हमारे दर्शकों को और हमें समझाइए। हिमांशु जी, बहुत ही दुखद घटना है। मन बहुत ही ज्यादा, कह लीजिए कि चिंतित है, विद्वेलित है। कारण यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है प्लेन क्रैश की जिसमें पॉलिटिशियन, कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन की डेथ हुई है। इसके पहले भी हुई है। और पता नहीं क्यों, मतलब तो भी ये छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए भी जो है, मतलब आई मीन टाइम बचाने के लिए ये क्यों है इतना डेंजरस मोड लेते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश का। इसके पहले माधवराव सिंधिया जी हुए, जीएमसी बालयोगी हुए, और आपके कई अपने नवीन जिंदल जी के पिताजी जो थे उनकी भी बहुत पहले ऐसी ही मृत्यु हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत ही दुखद चीज है। दूसरा, आपने जो सवाल ये पूछा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, हिमांशु जी, भूचाल आ जाएगा। ये अपना महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है, इसमें बहुत भारी फेरबदल होने की आशंका दिख रही है। अब वो कैसे है, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी और शिवसेना का जो पार्टी स्प्लिट का जो मुद्दा है, वो अभी भी केस चल रहा है। हो सकता है कि बैकडोर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो जाए बीजेपी और उद्धव ठाकरे में, और हो सकता है कि सिंबल पार्टी का जो है वो वापस से उद्धव ठाकरे को मिल जाए और एनसीपी का सिंबल शरद पवार को मिल जाए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे, अब जो एनसीपी के लीडर्स हैं उनके पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन बचता है कि वो अपनी पुरानी पार्टी में जाए, शरद पवार जी के पास जाए जो स्वाभाविक रूप से उनके पुराने लीडर हैं, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अपना खुद का गुट खड़ा करें, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि भाजपा में विलय हो जाए। तो पहला जो ऑप्शन है शरद पवार जी के साथ जाने का, जाने के लिए तो चले जाएंगे कि शरद पवार जी, कोई डाउट ही नहीं, इन सबके पुराने लीडर हैं, सुप्रीम बॉस रहे हैं। परंतु वहां समस्या यह है कि शरद पवार जी का हेल्थ जो है, सेहत जो है, वो उनको आई मीन वो जस्टिफाई नहीं करता कि वो फिर से जो है राजनीति को बड़ी राजनीति में बहुत सक्रियता जो है, बहुत तीव्र रूप से अपनी सक्रियता दिखा सके। तो यही आशंका जताई जा रही है कि काफी सारे एनसीपी के लीडर जो हैं, यदि सिंबल वापस मिलता है शरद पवार को, तो बहुत सारे लीडर जो हैं वो भाजपा में एनसीपी के आएंगे। खासतौर पे वो लीडर्स जो ईडी के डर से, ईडी सीबीआई डीआरआई के डर से जो है वो अजीत पवार जी के साथ में गए थे, जिसमें छगन भुजबल हो गए या फिर प्रफुल्ल पटेल हो गए। आप सब नाम जानते हैं, नाम रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक तो ये बात मुझे दिख रही है। दिलीप वलसे पाटिल भी है, बड़े प्रोमिनेंट लीडर है, एक टाइम में शरद पवार के वो सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। तो ये सब जो बड़े लीडर हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, जो ईडी सीबीआई डीआरआई के डर से गए थे अजीत पवार के साथ में, हो सकता है कि वो अब भाजपा की तरफ अपना रुख करें। दूसरा ये कि उस वैसा रुख ना हो, इसके लिए हो सकता है कि नेशनल अध्यक्ष जो है एनसीपी अजीत पवार फैक्शन का, हो सकता है प्रफुल्ल पटेल को बना दिया जाए, और स्टेट लेवल पे जो है वो छगन भुजबल को दे दिया जाए। परंतु प्रॉब्लम यह है कि छगन भुजबल जो है वो ओबीसी लीडर है, और एनसीपी पार्टी जो है ये मराठा लोगों की पार्टी है, मराठा राजनीति पे आधारित है। तो एक ओबीसी व्यक्ति मराठा पार्टी का अध्यक्ष बने, इसकी संभावना कम दिखती है। तो कहने का अर्थ है, यदि बने भी तो ये वो पार्टी को लेके भाजपा का ही काम करते रहेंगे, भाजपा की फेवर में ही करते रहेंगे, या फिर पूरी तरीके से टूट के जो है ये भाजपा के अंदर में चले जाए, ठीक है। तो ये एक संभावना एनसीपी की दिखती है।
अब आते हैं शिंदे जी के ऊपर में। यदि शिंदे जी के पास से फैक्शन सिंबल हट के उद्धव ठाकरे के पास में जाता है तो बहुत ज्यादा ऐसी संभावनाएं दिखाई जा रही है कि उदय सामंत के साथ में कई एमएलए जो है वो भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं, और फिर उस टाइम में भाजपा को किसी भी तरीके से शिंदे जी की जरूरत नहीं है, उनको दरकिनार किया जा सकता है। शिंदे जी के पास में एक ही प्लस पॉइंट है कि उनके पास में लोकसभा के 7 या 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके कारण मोदी जी चाहते हैं कि स्टेट में शिंदे जी जो है वो बने रहे आपके सत्ता में। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर में जरूरत नहीं है बीजेपी को शिंदे की, क्योंकि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या है 288, 288 में 132 जो है ऑलरेडी बीजेपी के पास में है, और मेजोरिटी के लिए आपको 144 चाहिए, 145 चाहिए। तो 12-13 लोग आना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो एनसीपी से ही यदि अगर आ गए लोग या उदय सामंत फैक्शन आ गए तो फिर शिंदे की क्या जरूरत है। तो हो सकता है कि शिंदे की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए आने वाले दिनों में, और हो सकता है अभी तो नहीं बट 2029 के इलेक्शन के पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले हम देख सकते हैं कि वापस से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना फैक्शन जो है वो वापस से एक मेज पे आ सकता है। तो ये मोटा मोटी मैंने राज्य और स्टेट के लेवल पे इस डेथ के बाद, अजीत पवार जी के आज दुखद निधन के बाद में जो मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है कि इक्वेशन हो सकते हैं, उस पे आपका मैंने ध्यान आकर्षित किया। जी, क्या राष्ट्रीय राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अजीत पवार वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे, एनसीपी भी महाराष्ट्र की ही राजनीति करती रही है, बाहर की नहीं। क्या राष्ट्रीय राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा अजीत दादा के नहीं रहते? देखिए असर पड़ेगा, क्योंकि क्या है, बीएमसी इलेक्शन के बाद जिस तरीके से शिंदे जी अपने 29 कॉर्पोरेटर्स को लेके अलग चले गए और वो डिमांड करने लगे कि भैया मेयर तो मेरा ही रहेगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल, आप बताइए मुझे। 89 कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टी के पास में और इनके पास में सिर्फ 29 है। तो ये मतलब दे, और उद्धव ठाकरे के पास 65 है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि भाई अगर शिंदे को ये लोग एक तरीके से बाहर ही कर दें सत्ता से, तो ये जो 29 कॉर्पोरेटर है ये भी बीजेपी के पास चले जाएंगे, बीजेपी का मेयर बन जाएगा इसलिए। या अगर सिंबल के उस पे कुछ पैक्ट हो जाता उद्धव ठाकरे और इनका देवेंद्र फडणवीस का, तो वैसे भी शिंदे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेयर वैसे भी भाजपा का बनेगा, और लोकसभा में भी जो शिंदे के 8 एमपी हो सकता है उसमें भी टूट हो जाए, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। तो प्रेशर नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा और स्टेट लेवल पे शिंदे के ऊपर में बन जाएगा, क्योंकि जो पहले स्प्लिट हुआ था शिवसेना और एनसीपी के अंदर में, स्प्लिट होके दो दो भागों में दोनों पार्टी विभाजित हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिवर्स स्प्लिट होगा, यानी ये स्प्लिट जो है वो खत्म होके वापस से पुरानी पार्टीज में या तो मर्ज होंगी या लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग बन के नेशनल लेवल पे भी उभरने वाली है आगे आने वाले दिनों में, और स्टेट और म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे नजर आएगी। हालांकि अजीत पवार का अपना कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं। अपने दम पे सिर्फ एक ही म्यूनिसपैलिटी है जहां तक मुझे याद आ रहा है, अहिल्यानगर की, अहमदनगर की जो म्यूनिसपैलिटी है, वहीं पर इनको कुछ 68 कॉर्पोरेशन का संख्या था अहिल्यानगर का, उसमें 27 मिला है अजीत पवार को। तो मेजोरिटी तो वहां भी नहीं मिली है, 8 और चाहिए अपना मेयर बनाने के लिए। और वहां पे कोई अजीत पवार के डायनेमिक लीडरशिप के कारण नहीं मिला था। वहां पे जो बड़े स्ट्रांग आपके लीडर हुआ करते थे, संग्राम जगताप अहिल्यानगर के, उनके उनके कारण जो है अहिल्यानगर में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो एक वही है। हालांकि अजीत पवार का जो बैस्टियन, जो उनका किला है पिंपरी चिंचवाड़, जिसको वो अपनी कर्म भूमि कहते हैं, जन्मभूमि बारामती है पर कर्म भूमि उनकी पिंपरी चिंचवाड़ रही है। पिंपरी चिंचवाड़ में भी जो है इनको 128 में से सिर्फ 36 सीट ही मिली थी, और वहां पे बीजेपी का मेयर है। और तीसरी जो जगह ठीक ठाक परफॉर्म किया था वो था पुणे, जहां पे 168 सीट्स में सिर्फ 27 सीट्स इनको मिली है। तो देखा जाए तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अजीत पवार ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कोई भी म्यूनिसपैलिटी में इनका मेयर अभी तक आया नहीं है। ज्यादा चांसेस है कि अहिल्यानगर में बन सकता है, बट बाकी जगह नहीं है।
परंतु अजीत पवार के जाने के बाद से बहुत सारे लोग इनके भाजपा में जा सकते हैं। इस चीज की सरगर्मी से जो है वो चर्चा बढ़ रही है और शिंदे जी के ऊपर में बहुत बड़ा मैसिव प्रभाव पड़ेगा। यदि शरद पवार को ना जोड़ते हुए ये लोग जुड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर में शरद पवार भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाए। ये एक बड़ी घटना हो सकती है जी। अच्छा राजीव जी, एक तरफ तो इस पूरी घटना को लेकर दुख है, शोक है, हर जगह से संवेदनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनेता ऐसे हैं जो साजिश का एंगल भी दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो किसी की बात को कोट करते हुए कह रही हैं कि किसी ने कहा था कि वो बीजेपी से दूर जाना चाहते हैं, बीजेपी से संपर्क नहीं रख रहे हैं या फिर दूरी उनकी बन रही है। ऐसे में अचानक ये हादसा हुआ है जो अपने आप में संदिग्ध है। उमर अब्दुल्ला भी कुछ इसी तरीके का बयान दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की सटीकता से जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा है, उनके जज की निगरानी में ऐसा हो। तो सवाल ये है कि इसे सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखें या इसमें साजिश का एंगल जो निकाला जा रहा है वो राजनीतिक तौर पर है, उसका कोई वजूद नहीं है। मतलब किस तरह से इस बारे में देखें? देखिए, इस तरीके के जब बड़े नेता मरते हैं तो जांच की बात तो होती है, ये जाहिर है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, जांच होनी चाहिए। बट जांच करने वाले कौन है तो भाजपा ही केंद्र में ना, तो जांच कौन करेगा? तो यदि अभी तक गुजरात में वो जो प्लेन एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसकी जांच में क्या निकला, किसी को पता है क्या? हमारे जो डिफेंस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ करते थे रावत साहब, उनकी दुखद निधन हो गया वेलिंगटन में, अपना कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे। आप बताइए, तो उसकी कोई जांच हुई क्या? और उसमें क्या निकला अगर जांच हुई भी तो जांच करवा के आप कर भी क्या लोगे? तो जांच करते रहो। वो जांच आप करोगे तो मीडिया में थोड़ा सा फुटेज मिलेगा, मीडिया में थोड़ा सा आपकी बातें आएंगी, आप थोड़ा उभर के आओगे। कुछ लोग जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं वो हल्ला गुल्ला थोड़ा सा करेंगे सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे, यहाँ वहां, परंतु एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है? रावत साहब में, बिपिन रावत में कुछ निकला क्या? वो तो पूरे भारत की सेना के, आप सोचिए, सीडीएस थे। वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, आप बोला जाए कि मतलब वो कांड हुआ उसका, किसी के पास में क्या जांच, कुछ भी तो नहीं पता किसी को। ठीक है, पुलवामा की जांच का आज तक किसी को नहीं पता चला भाई। दो न्यूक्लियर वेपन देश आपस में लगभग ऑलमोस्ट लड़ाई के मोड़ पे आ गए थे। तो ये जांच करके फायदा क्या है भाई? ऐसा समय चल रहा है कि जिसमें किसी भी जांच में कुछ भी निकलता नहीं है, कोई जांच का निष्कर्ष नहीं निकलता, बस लोगों को जो है थोड़ी सी बातचीत करने का एक बहाना मिल जाता है। ठीक है, यदि तो ईमानदारी से जांच की जाए, जज लोया की आज तक जो है पता ही नहीं चला भाई। तो जज लोया हो गए, बिपिन रावत हो गए, आपके अजीत पवार जी पे यदि स्थापित करते हैं तो उनका भी हम देख लेंगे। इतने सारे हमने देखे हाल फिलहाल में चीजें घटित हुई, पुलवामा हो गया, कुछ भी तो जांच में पता नहीं चल रहा है। तो जांच करके आप कर क्या लोगे भाई? एयर इंडिया का क्रैश हो गया, इतने लोग मर गए, 250 लोग, जांच ही जांच करते रह गए, कुछ पता नहीं चला। बिपिन रावत में कुछ नहीं पता चला, पुलवामा में कुछ पता नहीं चला। तो ऐसी जांचों का अर्थ क्या है? मेरे तो ये नहीं समझ में आता। मतलब जांच यदि ईमानदारी से हो तो समझ में भी आए। हमको पता ही नहीं चलता कि जांच में निकला क्या है। आपको पता चला आज तक एयर इंडिया क्रैश में क्या निकला, या बिपिन रावत जी केस में क्या निकला? तो जनता को पता ही नहीं है, तो फिर जांच का मतलब क्यों जांच की बात कर रहे हैं? और यदि जांच की बात करें तो फिर उस लेवल का प्रेशर भी बनाना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर जांच करें और उसके बाद में फिर चुपचाप बैठ जाए। ठीक है, तो ये अगर पूरी जिम्मेदारी से इसको ये लॉजिकल एंडिंग तक ममता बनर्जी जी या अब्दुल्ला जी लेके जाना चाहते हैं तब तो बात करें, अन्यथा बात करके कोई अर्थ नहीं है। जी बिल्कुल, कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? एक नेता अजीत पवार, उनका निधन हुआ है, ऐसे में साजिश का एंगल भी तलाशा जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर या फिर देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।